Assalamu alaikum. Welcome to Creative Babar. In this video you are going to learn jQuery. जी दोस्तों, अगर आप jQuery सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ jQuery, और उसके बाद हम देखेंगे वाई jQuery, और उसके बाद हम इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, उनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एट द एंड ऑफ वीडियो आप jQuery में एक्सपर्ट बन जाओगे। आप jQuery की मदद से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ jQuery। कि jQuery है क्या। तो jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही है। जिस तरह से आपके पास Vue है या रिएक्ट है, सेम उसी तरह से jQuery भी आपके पास लाइब्रेरी ही है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जावास्क्रिप्ट कोड को शॉर्ट लिखना। जिस तरह से इसकी टैगलाइन भी है कि राइट लेस डू मोर, कि लिखो थोड़ा और करो ज़्यादा। ये एक्चुअल में वर्क करती है। मतलब जो इसकी टैगलाइन है ना, ये उसके ऊपर पूरा उतरती है। जो आप एक फंक्शन मिसाल के तौर पे परफॉर्म करवाते हो या लिखते हो जावास्क्रिप्ट में, एक आप स्लाइडर बनाते हो, तो वो आपने स्लाइडर बनाने के लिए जो कोड लिखा वो आपका था ऑलमोस्ट 100 लाइन्स का, 100 लाइनों का आपके पास कोड था। अब जब उसको आपने jQuery में लिखना है ना, तो वही आपका 100 लाइनों का कोड वो आपका कन्वर्ट हो जाना 20 से 25 लाइनों में। सेम इस तरह से आप कोई भी और फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाते हो, तो जो आप जहाँ पे आप 5 लाइनें लिख रहे हो ना जावास्क्रिप्ट की, तो jQuery में आप सेम फंक्शनैलिटीज़ 1 या 2 लाइनों में अचीव कर सकते हो। जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपने जावास्क्रिप्ट को सीखना लाजमी है। जावास्क्रिप्ट की जो कोर है, बेसिक है, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप jQuery को सीखो, इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। jQuery के साथ हम एजाक्स वगैरह को भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ jQuery। उसके बाद हमने डिस्कस करना है वाई jQuery, कि हमने jQuery को इस्तेमाल क्यों करना है। सबसे पहले तो ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट कोड को शॉर्ट लिखना है ताकि हमारा टाइम बचे। उसके बाद कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इसको डिमांड करती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़ी बड़ी वेबसाइट इसको इस्तेमाल कर रही हैं। जिस तरह से आपके पास गूगल है तो गूगल jQuery को इस्तेमाल कर रहा है, नेटफ्लिक्स है वो भी jQuery को इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये 4 बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो jQuery को इस्तेमाल कर रही हैं। तो सेम इस तरह से और भी बहुत सी वेबसाइट हैं जो jQuery को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये जो मेन बड़ी वेबसाइट है जिनको हर बंदा ही जानता है, ये भी jQuery को इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसलिए jQuery का बड़ा स्कोप है, आप इसको सीख सकते हो। आप इसमें जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे या आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको अगर jQuery भी आती है, साथ में जावास्क्रिप्ट भी आता है, आपको रिएक्ट भी आता है, जब आपको जावास्क्रिप्ट के मुतल्लिक़ काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, इसकी 4-5 आपको लाइब्रेरीज़ भी आती हैं, जावास्क्रिप्ट की कोर भी आती है, तो आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। आप प्रोजेक्ट आसानी के साथ बना सकोगे। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल jQuery, कि हमने jQuery को इंस्टॉल किस तरह से करना है। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो इसको इंस्टॉल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको CDN के थ्रू करो। आप इसमें एक लिंक लगा दो। अगर आपको CDN का नहीं पता तो CDN हमारे पास एक जो सेम हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम कोई CSS की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से बूटस्ट्रैप वगैरह है, तो उसमें आप क्या करते हो कि आपके पास एक अलग से CSS की फ़ाइल मौजूद होती है जिसमें ऑलरेडी क्लासेस लगी हुई होती हैं। सेम इस तरह से आप जब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इस्तेमाल करते हो तो जावास्क्रिप्ट में भी ऑलरेडी फंक्शन लगे होते हैं। तो jQuery का जो फंक्शनैलिटीज़ है वो ऑलरेडी लगे हुए हैं jQuery फाइल्स के अंदर। तो उसको हम यूज़ करते हैं CDN के थ्रू, या हम उसको मैनुअली डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे jQuery को हमने CDN के साथ किस तरह से लगाना है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जस्ट गूगल पे लिखना है jQuery CDN लिंक। अगर आपने ये ग्रैपर प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास ये टॉप पे आ जाएंगे लिंक। नहीं तो आप W3 स्कूल के ऊपर भी जाके इसको लिंक कर सकते हो, या आप jQuery की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। तो मैं इसमें ये हमारे पास लिंक मौजूद है, ये मैं आपको फाइल भी प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें ये लिंक मौजूद होंगे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनमें से आप ये चाहे jQuery वाला इस्तेमाल कर लो, ये जो आपके पास ये आ रहा है क्लाउडफ्लावर वाला, इसको आप इस्तेमाल कर लो। तो मैं इसमें से जो फर्स्ट वाला है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आपने एक index.html की फ़ाइल लेनी है और उसके अंदर आपने थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख लेना है। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया और साथ में बटन का टैग लगाया है, उसमें जस्ट हमने बटन का टेक्स्ट दिया हुआ है। तो अब इसको लिंक करने के लिए आप टाइटल को नीचे आओ, हेड वाले सेक्शन में, इसके अंदर आप इसको लगा दो। अगर इस तरह से नहीं लगानी तो आप यहाँ पे इसको बॉटम में भी लगा सकते हो। जो मर्जी आप तरीका इस्तेमाल कर लो, आपके पास सेम वर्क करेगी। अब इसको सेव करते हैं और इसको कम करते हैं, पेज को रीलोड। तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स किया तो आपके पास ये एक लिंक लगा हुआ है, इसको आपने करना है क्लिक। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक
कोड वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से, ये वाली। अगर आपके पास ये वाली कोड वाली फ़ाइल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास jQuery लिंक हो गई है। तो आप उसके बाद आप jQuery का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो आपका हो गया CDN के थ्रू। अब आपने देखना है किस तरह से हम इसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ डाउनलोड jQuery वेबसाइट के ऊपर, jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आओ और यहाँ पे आपके पास इसके सारे लेटेस्ट वर्जन मौजूद है। जब इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ये वाला डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.7, तो आप इसको क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो सेम उस तरह से आपके पास एक ये वाली फ़ाइल आ जाएगी। इसको आप यहाँ पे इसके सारे कोड को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। और अब इसको ना इंस्टॉल करने के और भी तरीके हैं कि अगर आप npm के थ्रू करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। npm इंस्टॉल jQuery अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, रिएक्ट में इस्तेमाल करते हो, या आप इसको Node.js वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हो, तब आप इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको आप ये यान के थ्रू भी कर सकते हो और npm के थ्रू भी कर सकते हो। इसके npm पैकेजेस में मौजूद है। तो अब हमने क्या किया, इसको क्लिक करना है। क्लिक करके इसके अंदर जो सारा कोड है उसको हमने करना है कॉपी, और यहाँ पे कॉपी, और आप आ जाना है हमारे कोड एडिटर में। कोड एडिटर में हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल लेनी है। फाइल के अंदर इस सारे कोड को हमने पेस्ट कर देना। ये सारा कोड हमने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद इसका नाम आ रहा है यहाँ पे URL में, तो इस नाम को हमने यहाँ से काट करना है और यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव, इस फाइल को जिसके अंदर हमने सारा कोड लिखा हुआ है। अब इस फाइल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे jQuery 3.7.0.min.js। अब इसको करना है सेव। तो सारा जो आपके पास jQuery का कोड है वो जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ लगी हुई हैं जो हमने यूज़ करनी है। तो अब हम इसको किस तरह से लिंक करेंगे, इसको लिंक करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये फर्स्ट वाला लिंक जो है इसको हटा देंगे, क्योंकि हमने ये CDN इस्तेमाल करना है या हमने मैनुअली इंस्टॉल करना है, दोनों आपने नहीं इस्तेमाल करने। मतलब आपके पास CDN भी लगा हुआ है और आप इसको मैनुअली भी लिंक कर रहे हो, वो नहीं करना। तो अब हमने यहाँ पे करना है स्क्रिप्ट के अंदर SRC के अंदर आपने इस फाइल का नाम दे देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ jQuery -3.7.0.min.js। ये हमारे पास फाइल है, इसको लिंक किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास व्यू पेज सोर्स आ रहा है, इसको करेंगे Ctrl+R, मतलब रीलोड। अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो ये अगेन हमारे पास ये वाला कोड आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपके पास ये वाली कोड, आपके पास ये वाला कोड ओपन हो जाता है, इसका मतलब है आपके पास jQuery परफेक्टली लिंक हो गई है, आपके पास jQuery इंस्टॉल हो गई है। तो ये तो थी हमारे पास इंस्टॉलेशन कि हमने jQuery को इंस्टॉल किस तरह से करना है। अब उसके बाद आते हैं कि हमने jQuery का कोड किस तरह से लिखना है। तो अब jQuery का कोड लिखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आप स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करते हो, चाहे आप टॉप पे कर लो या बॉटम पे कर लो। तो इसमें आप लिखोगे स्क्रिप्ट और इसके अंदर आप jQuery का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से नहीं करना, आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी वेबसाइट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक अलग से script.js की फ़ाइल लगाओगे। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाता हूँ स्क्रिप्ट का टैग और यहाँ पे SRC, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ index.js। अब यहाँ पे एक मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.js, ये वाला, और सेव करते हैं। ये हमारे पास फाइल लिंक होगी। अब हम यहाँ पे भी jQuery का सारा कोड लिख सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये वर्क कर रहा है। तो अब सबसे पहले हम इसको अभी लगे रहने देंगे, या इसको आप यहाँ पे कमेंट कर लो, और अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लगा के थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आपने jQuery का कोड लिखना स्टार्ट करना है। अब jQuery का कोड लिखने के लिए आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो सबसे पहले कि इसमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास होता है सेलेक्टर, उसके बाद होता है एक्शन। हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवा देना होता है, और बहुत ही आसान है। तो आपने सबसे पहले ये साइन लगाना। ये साइन हमारे पास इस्तेमाल होना है jQuery में वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए या jQuery का फंक्शन लगाने के लिए। तो आप यहाँ पे लगाओगे $, इसको आप वेरिएबल साइन कह लो। उसके बाद आप दोगे इसमें करली ब्रैकेट के अंदर आप दे देना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपने लिखना है .ready, document.ready। इसके बाद आपने लिखना है document.ready, और इसके बाद इसके अंदर आपने एक फंक्शन परफॉर्म करवा देना है। अब इसमें यहाँ पे आप नॉर्मल फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे ये भी आप कर सकते हो, और आप एरो फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसमें ES6 के सारे फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसमें ES6 का फीचर लिखूँगा क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लगता है। तो यहाँ पे हम देंगे प्रिंसेस, और यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन और करली ब्रैकेट्स, ये वाला। अब इस तरह से हम ES6 का फीचर इस्तेमाल करते हुए हम एरो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया। अब इसके अंदर आप लिखो अलर्ट, जैसे को चेक करने के लिए अलर्ट, और सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करो, ये आपके पास अलर्ट आ गया।
इसका मतलब है कि हमारा जे क्वेरी का कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे समझ लो कि जे क्वेरी का कोड को आपने किस तरह से लिखना है। यहाँ पे इसको देख लो कि ये आपने साइन लगाना है, डॉलर साइन, उसके बाद प्रिंसेस, उसके अंदर आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब ये जो आपका कोड है ना, ये आपका होना ही होना है। उसके बाद जो भी आपने कोड लिखना है जे क्वेरी का, वो इसके अंदर लिखना है। अब इसको अगेन आपने डिफाइन नहीं करना, इसको आपने एक ही दफ़ा डिफाइन कर देना है, डॉलर साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब इसमें आप 50 फंक्शन लगा लो, 50 100 जितने भी आप फंक्शन लगाना चाहे वो लगाओगे। अब वो सारे इसके अंदर आएंगे, इस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपने जो जे क्वेरी उसको कोड लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके पास ये वर्क नहीं करेगी, जे क्वेरी वर्क नहीं करेगी। ये इसका स्टार्टिंग कोड है, अब सारा कोड जो है इसके अंदर वर्क करेगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम अलग फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस कोड को कट करूँगा और इसको अनकॉमेंट कर दूंगा। अब ये हमारे पास आ रहा है index.js, इसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम अलर्ट लगाएंगे, अलर्ट, और यहाँ पे करेंगे सेव, और ये हमारे पास सेम उसी तरह से अलर्ट आ गया। अब इसके अंदर हमको टेक्स्ट भी लिख के चेक कर लेते हैं, सेव किया तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया। तो अब आप चाहे यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लो या आप अलग से फाइल के अंदर इस्तेमाल कर लो, आपके पास जो जे क्वेरी का कोड है वो परफेक्टली वर्क करेगा। अब रेडी के ऊपर ये हमारे पास आ रहा है स्लाइस आ रहा है, मतलब काट आ रहा है, इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि हम अलग फाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसमें हम वाइड इस्तेमाल कर लेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो index.html है उसी के अंदर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको सही से समझ आएगी, क्योंकि आपके पास HTML भी सामने होगी और आपके पास जो जावास्क्रिप्ट है जे क्वेरी वो भी सामने ही होगी। तो मैं अब इसको यहाँ पे करता हूँ अनलिंक, और इसके अंदर हम अपना कोड पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी के अंदर आपके पास ये फंक्शन आ गया। ये अब इसके अंदर हमने जे क्वेरी का कोड लिखना है। तो अब जे क्वेरी को जब आपने यूज़ करना है ना, तो इसमें आपकी दो चीज़ें ज़्यादा वर्क करती हैं। मतलब आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक आपके पास होता है सिलेक्टर और एक आपके पास होता है एक्शन। तो सबसे पहले आपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो इसको सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसमें आप सेम ही, अब जब भी आपने जे क्वेरी को इस्तेमाल करना है ना, तो ये इस साइन को आपने नहीं बोलना, डॉलर वाले साइन को, तो इसी को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे होगे। तो यहाँ पे हम डॉलर वाला साइन लगाएंगे, यानी वेरिएबल साइन, और उसके अंदर हम सिलेक्टर देंगे। अब यहाँ पे आपका आएगा सिलेक्टर कि किस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका एक्शन कि आपने उसके ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, एक्शन। आइए आपको समझ इस चीज़ की, ये आपने दो कीवर्ड को अगर समझ लेते हो तो आपको जे क्वेरी आधी समझ आ जाएगी कि एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब हमारे पास ये बटन है, तो मैं यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉलर साइन, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे बटन। अब इसमें आप जिस तरह से आपने अगर क्वेरी सिलेक्टर सीखे हैं, अगर आपने डॉम मेरा जो लेक्चर है वो देखा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आप यूज़ करते हो क्वेरी सिलेक्टर्स को। तो अगर आपको क्वेरी सिलेक्टर का पता चल जाता है कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो सेम आपका क्वेरी सिलेक्टर इसमें इस्तेमाल होना है। अब क्वेरी सिलेक्टर क्या है कि जिस तरह से आप CSS एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो, मिसाल के तौर पे आपने क्लास को सिलेक्ट करना है तो आप करोगे डॉट div, उसके बाद उस क्लास को सिलेक्ट किया, अब उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद मैं करूँगा पैराग्राफ टैग। अब इसमें अगर 10 पैराग्राफ है तो उसमें से अगर मुझे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा NTH-child, और चाइल्ड के अंदर मैं उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट दे दूँगा। इस तरह से आप जिस तरह से आप सेम CSS सिलेक्टर इस्तेमाल करते हो ना, सेम आप यहाँ पे भी CSS सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हो। तो मैं अब यहाँ बटन को सिलेक्ट करना है तो बटन टैग को यहाँ पे डायरेक्टली स्टैक कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने इसकी कोई क्लास लगाई होती तो मैं यहाँ पे डॉट लगाता, अगर ID लगाई होती तो मैं हैश लगाता। अब यहाँ पे आ गया यहाँ पे डॉलर साइन डॉट बटन। अब ये हो गया हमारे पास एलिमेंट सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमने इसको देना है फंक्शन कि आप इसके ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो मैं इसके ऊपर एक क्लिक फंक्शन जो है ना वो लगाऊंगा, डॉट क्लिक, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो तब क्या हो, तब इसके ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म हो। तो सेम इसमें हम एरो फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। आगे समझ कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक एरो फंक्शन चल जाए किसके ऊपर ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो। तो मैं इसमें पहले अलर्ट लगा के चेक करता हूँ। यहाँ पे इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे चेंज के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह से ये हमारे पास वर्क करता है, किस तरह से हम एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर फंक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे यही कोड में अगर जावास्क्रिप्ट में लिखता तो मुझे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID या गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम या क्वेरी सिलेक्टर किस तरह से उसको सिलेक्ट करता, फिर उसके ऊपर डॉट क्लिक, और उसके बाद उसके ऊपर फंक्शन लगाता।
लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैंने एक ही लाइन में उसको सिलेक्ट भी कर लिया और उसके ऊपर हमने एक इवेंट भी लगा दिया। अब इंस्टेड ऑफ अलर्ट मैं इसको हाइड करवाता हूँ। अब इसको हाइड करवाने के लिए सेम अब इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं सेम उसी तरह से $, और इसके अंदर पैराग्राफ का टैग उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लिखेंगे .hide और यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। अब इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको आप दे सकते हो कि कितने सेकंड में हाइड हो, तो मैं इसको 5000 मिली सेकेंड दे देता हूँ, मतलब 5 सेकंड में हाइड हो। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा 5 सेकंड में ये हमारे पास हाइड होगा। अब इस तरह से आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो jQuery में। एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अब इसमें आपको मैंने इवेंट इस्तेमाल करना भी सिखा दिया कि किस तरह से आप इवेंट लगाते हो। जिस तरह से आपके पास क्लिक है, आप इसके ऊपर माउस ओवर लगाओ, माउस एंटर लगाओ, या आप इसके ऊपर ऑन रीलोड, जो भी आप इसके ऊपर इवेंट लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। उसके बाद एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके ऊपर जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है वो आप कर सकते हो। तो अब इसमें हमने अब तक क्या सीख लिया, हमने इसको स्टार्ट किया jQuery को, फिर इसकी इंस्टॉलेशन सीख ली, फिर उसका सिंटैक्स सीख लिया कि किस तरह से हमने jQuery का सिंटैक्स लगाना है। फिर हमने इसके सिलेक्टर इस्तेमाल कर लिए कि किस तरह से हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर देख लिया कि किस तरह से हमने इवेंट को परफॉर्म करवाना है। अब हम देखेंगे jQuery इफेक्ट्स। अब इफेक्ट में सबसे पहले हम एलिमेंट्स को हाइड करना और शो करना। फैड मतलब फैड भी आपके पास एक हाइड की तरह की एक प्रॉपर्टी है। स्लाइड करना, एनिमेट करना, स्टॉप करना, कॉल बैक और चेंजिंग। अब ये जो हमारे पास ये फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अब हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है jQuery इफेक्ट को लगाने के लिए इसके अंदर आप थोड़ा सा और डाटा ऐड कर लो। पैराग्राफ ऐड करना चाहो या आप इसके अंदर कोई बटन ऐड करना चाहो वो आप कर लो। तो मैं इसमें मैं क्या करता हूँ, एक और बटन लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे आईडी। तो आईडी मैं इसको सबसे पहले दे देता हूँ शो और सेकंड वाले को मैं आईडी दे देता हूँ हाइड। अब ये हमारे पास एक बटन हमारे पास हाइड करेगा और दूसरा हमारे पास शो करेगा। अब ये जो हमारे पास शो वाला है इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम लिखेंगे सेम उस तरह सेलेक्ट करेंगे $, और उसके बाद डैश आइड शो, मतलब ये हमारे पास इसको सिलेक्ट हो गया। किस तरह से आपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है आपको मैंने पहले समझा दिया। अब हमने थ्रू आईडी सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर बटन के थ्रू सेलेक्ट करेंगे तो बटन के ऊपर हमारे पास 2 टैग्स मौजूद हैं, तो अब उसको पता नहीं चलेगा कि हमने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है या सेकंड वाले को। तो आप इसमें जो है वो सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल करके सूडो सिलेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसमें आप अलग से क्लास या आईडी लगा सकते हो। तो मैंने इनकी आईडी चेंज कर दी। अब फर्स्ट वाले को आईडी कर दी मैंने शो और सेकंड वाले को कर दी आईडी हाइड। तो शो वाले के ऊपर हम यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे .click और इसके अंदर हम एरो फंक्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट, उसके बाद हम करेंगे .show, यहाँ पे सेव किया। अभी हमारे पास इसका हम ना चेंज भी करते हैं, इसका हम करते हैं हाइड और इसका हम कर देते हैं शो किया, सेव करते हैं। अब इसके ऊपर जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ अभी हमारे पास कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास शो हो रहा है। अब पहले इसको करते हैं हम हाइड। तो हाइड के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा इसको। अब इसमें मैं आईडी दूंगा हाइड वाली, तो यहाँ पे मैंने आईडी दी इसको हाइड और यहाँ पे शो के बजाय मैं कर दूंगा हाइड। अब सेव किया। अब जैसे मैं हाइड के ऊपर क्लिक करूँगा ये वाला इसको हाइड होना चाहिए, तो इसको एक दफ़ा मैं पहले ना करता हूँ हाइड वाले को हाइड। तो इसको हम देखते हैं कहाँ पे इसका इशू आ रहा है। पैराग्राफ टैग को हमने सेलेक्ट किया, अच्छा यहाँ पे हमने $, लगाया, सेव किया। अब इसको हम करते हैं क्लिक, तो ये हमारे पास हाइड हो रहा है। और सेम उस तरह से हम नीचे शो वाला लगा देते हैं और यहाँ पे भी हमने $, नहीं लगाया, सेव किया। और यहाँ पे हम करेंगे हाइड पे क्लिक, तो ये हाइड हो जाएगा। अगर हम शो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप मिली सेकंड में लगा सकते हो कि ये स्लोली आपके पास हाइड हो या आपके पास फास्ट हाइड हो। तो मैं यहाँ पे 200 दे दूँगा। जब मैं 200 सेकंड दूंगा तो ये हमारे पास शो होगा 200 सेकंड में। मिसाल के तौर जब ये हमने हाइड किया तो हाइड उसी वक्त हो गया, जब हमने शो किया तो शो ये होगा ऐसा। तो इस तरह से आप इसमें हाइड और शो के ऊपर आप ट्रांजिशन लगा सकते हो, मिली सेकंड में या आप वैसे भी इसको स्लो या फास्ट ये आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे भी आप इसको फंक्शनैलिटीज लगा सकते हो कि आप इसके ऊपर कितने मिली सेकंड देते हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको दे देता हूँ 1000 मिली सेकंड, इसका मतलब है 1 सेकंड। अब इसको रीलोड करते हैं।
अब जैसे मैं हाइड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 1 सेकंड में हाइड होगा, शो पे क्लिक करेंगे तो ये 2 सेकंड में 2000 मिली सेकंड को इस्तेमाल करते हुए ये शो होगा। इतनी इसके ऊपर हमने ट्रांजिशन लगा दी। अब आपके पास हाइड और शो हो गया। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर हमने किस तरह से फैड लगाना है। तो फैड भी बहुत ज़्यादा आसान है, हम यहाँ पे जस्ट फैड इन, फैड आउट और फैड टॉगल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस्तेमाल करूँगा सबसे पहले फैड आउट, सेव किया। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे शो या हाइड, ये वाला। जैसे हमने इसके ऊपर ये हमने फैड आउट लगाया है हाइड के ऊपर, हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फैड हो जाएगा। फैड का मतलब है कि आपके पास ऐसा ऐसा वो गायब हो जाएगा। और जब आप शो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास शो हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ शो मैं करता हूँ यहाँ पे फैड इन, यहाँ पे एक हमारे पास फैड आउट हो रहा है और एक हमारे पास फैड इन हो रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं अगर करूँगा हाइड तो ये हमारे पास फैड हो जाएगा, फैड आउट हो जाएगा। अब शो पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास फैड इन हो जाएगा। सेम उसी तरह से एक ट्रांजिशन के साथ हमें शो हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम टॉगल भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फैड टॉगल, और ये इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक ही बटन चाहिए। और इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ शो में यहाँ पर कर देता हूँ फैड टॉगल, और यहाँ पे हम आईडी लगा देंगे फैड टॉगल के। फैड टॉगल आईडी के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास फैड टॉगल फंक्शन लग जाए, फैड टॉगल। इसको सेव करेंगे और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एक दफ़ा हमारे पास फैड इन हो रहा है और दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फैड आउट हो रहा है। अब आप ये एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जब इसके अंदर मैं फैड लिखता हूँ ना तो ये मेरे पास रिकमेंडेशन आ जाती हैं कि फैड टॉगल, फैड टू, फैड आउट, ये किस तरह से आ रही हैं। तो उसके लिए आपने ना एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपने एक्सटेंशन पे आ जाना है, यहाँ पे आप लिखना है jQuery। तो jQuery की आपके पास जहाँ पे काफ़ी प्लगइन्स होंगे, लेकिन आपने जो इसका स्निपेट है ना, कोड स्निपेट, jQuery कोड स्निपेट, जस्ट आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये थोड़ी सी देर लेगा बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड। आई थिंक मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आप क्लिक करोगे ना आपके पास आ जाएंगे इसके स्निपेट्स। तो जो आपके लिए ज़रूरी स्निपेट्स हैं वो जैसा आपके पास jQuery कोड स्निपेट होगा, आप उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा आई थिंक नेट इशू आ रहा है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। तो जैसे नेट इसका ऑन होता है मैं ये आ गया, ये आ रहा। अब यहाँ पे लिखोगे jQuery, तो यहाँ पे आपके पास ना jQuery का काफ़ी प्लगइन आ जाएंगे। तो मैंने कौन सा किया, jQuery स्निपेट और jQuery कोड स्निपेट, ये दोनों को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसमें कोई और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यही बेस्ट है। अगर आपने बूटस्ट्रैप के अंदर jQuery इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नोड वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके नीचे आपके पास और भी jQuery के बहुत ज़्यादा प्लगइन मौजूद है। तो आपने सिंपल jQuery कोड स्निपेट और jQuery स्निपेट इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। जब भी आप jQuery का कोड लिखोगे तो आपके पास इसकी रिकमेंडेशन आ जाएंगी। तो यहाँ तक हमने इसका हाइड और शो देख लिया, उसके बाद हमने फैड देख लिया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें स्लाइड फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्लाइड भी सेम इसी तरह से है, इसमें हम दे देते हैं इसको स्लाइड। तो स्लाइड जहाँ पे आप फैड इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे आप इसको जस्ट यूज़ करो स्लाइड। यहाँ पे स्लाइड डाउन और स्लाइड अप, और उसके बाद स्लाइड टॉगल। तो स्लाइड डाउन, अब इसको मैं करता हूँ फैड के ऊपर क्लिक यहाँ पे। तो इसको लगाने के लिए ना मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर ना थोड़ी सी CSS को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे उसको फैड लगाना ना तो यहाँ पे मैं इसको स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल में जस्ट इसको हम करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले इसका करेंगे नन। सेव किया। अब इसको ऊपर हम करेंगे क्लिक फैड टॉगल। अच्छा, अभी भी ये थोड़ा सा हमारे पास वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ी सी ना चीज़ें और दे देते हैं, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे ना तब जाके हमारे पास स्लाइड अप और स्लाइड डाउन ना वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बटन को ऊपर लगाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये जो हमारे पास पैराग्राफ बताया गया इसको हम थोड़ी सी दे देते हैं पैडिंग। यहाँ पे पैडिंग, और पैडिंग में हम इसको देंगे 50 पिक्सल ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। उसके बाद इसको हम करेंगे डिस्प्ले इसका हम कर देंगे नन ताकि हमें शो ना हो। अब इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे अब यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो ना पी का टैग, वहाँ पे आप पी ना करो, आप डी भी इस्तेमाल करो यहाँ पे। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम टेक्स्ट इसका लाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे करो इसको डी इस्तेमाल। सेव किया और फैड टॉगल पे क्लिक करेंगे तो अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा, इसको मैं दोबारा से। अच्छा, यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमने डी को चेंज करना है। यहाँ पे रिलोड करें फैड टॉगल। अच्छा, इसको होना चाहिए
इसको यहाँ पे मैं, अच्छा इसकी आईडी, यार इसके हमने आईडी भी तो नहीं ना सही की। यहाँ पे आईडी इसकी स्लाइड आ रही है, मैं यहाँ पे फैट टॉगल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्लाइड क्योंकि पहले से लगा, इसको थोड़ा सा हमने चेक नहीं किया। सेव करते हैं, आप फैट टॉगल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्लाइड हो रहा है। तो इसमें हमने सेलेक्ट सही तरह से नहीं किया है, आईडी और है और हम फंक्शनैलिटीज़ और परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये सेम इस तरह से आप फैट टॉगल, ये हमारे पास हो रहा है स्लाइड ऑन हो रहा है। अगर इसको स्लाइड अप करना है, उसके लिए जहाँ पे आप स्लाइड डाउन इस्तेमाल कर रहे हो ना, वहाँ पे आप स्लाइड अप इस्तेमाल कर रहे हो, स्लाइड अप। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अब फैट टॉगल पे क्लिक करोगे, आपके पास ये फैट अप नहीं होगा क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है नन। अब इसका डिस्प्ले हम ख़त्म करेंगे नन। अब सेव करेंगे और फैट टॉगल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये स्लाइड अप हो रहा है। अब इसका बटन भी हमने फैट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम स्लाइड कर देते हैं, स्लाइड टॉगल। अब यहाँ पे आप स्लाइड अप इस्तेमाल कर रहे हो और स्लाइड डाउन इस्तेमाल कर रहे हो ना, वहाँ पे आप स्लाइड टॉगल इस्तेमाल कर लो। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर आपके पास अप होगा तो वो ये हमारा डाउन है तो अप हो जाएगा, अगर अप है तो आपके पास डाउन हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अप हो रहा है, अगेन क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउन हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर स्लाइड और स्लाइड अप फंक्शन लगा सकते हो। अब आपने इसके ऊपर फैड और फैड इन भी देख लिया और आपने उसके ऊपर अपने ये भी सीख लिया कि किस तरह से आप इसको स्लाइड अप और स्लाइड डाउन लगा सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो इसको एनिमेट करना भी बड़ा आसान है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिखना है एनिमेट। एनिमेट के बाद आपने इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है। CSS क्या है, इसमें आप लिख लो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन और लेफ्ट, और इसको आप दे दो पिक्सल, कितने आपने पिक्सल देने, मैं इसको दे दो 200 पिक्सल। सेव करेंगे और अब इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, तो ये 200 पिक्सल हमारे पास लेफ्ट पे चला गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जैसे इसको हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो हाइट इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल और विड्थ भी हम इसको सेम दे देंगे 50 पिक्सल। और एक बैकग्राउंड कलर इसको सिलेक्ट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं रेड। सेव किया, अब ये हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है। जैसे इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक तो ये हमारे पास मार्जिन लेफ्ट इसका 50 पिक्सल हो जाएगा। अब इसमें मैं स्लाइड के बजाय यहाँ पे करता हूँ एनिमेट। अब इसमें ये आईडी वगैरह क्लास से मैं चेंज नहीं कर रहा, वो आप अलग से खुद भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप तो यहाँ पे स्लाइड है, वहाँ पे आप एनिमेट क्लास लगा लो और उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्लिक करेंगे तो एनिमेट हो रहा है 200 लेफ्ट, और यहाँ पे आप इसको ट्रांजिशन भी लगा सकते हो कितने सेकंड में ये आपके पास ये मार्जिन इसका लेफ्ट हो। तो मैं 1000 मिली सेकेंड लगाऊंगा, क्लिक करूँगा तो 1 सेकंड में जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ 10,000 मिली सेकेंड, तो ये 10 सेकंड में हमारे पास एनिमेट होगा। ऐसा इस तरह से हमारे पास एनिमेट होगा। अब इसको मैं लगा देता हूँ 1000 ही। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अगेन। अब मार्जिन लेफ्ट, उसके बाद हम लगाएंगे मार्जिन टॉप। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है ना, सबसे पहले साइड पे जाए, लेफ्ट पे जाए, फिर नीचे आए और उसके बाद ये अगेन हमारे पास राइट पे आए और फिर टॉप पे जाके इस एनिमेट बटन के ऊपर हमारे पास आ जाए। तो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट के बाद हम करेंगे मार्जिन टॉप। अब इसको आपने जिस तरह से आप CSS नॉर्मल लिखते हो, आप इसमें ये लगाते हो, ये डॉट लगाते हो या स्लैश लगाते हो, वो आपने नहीं लगानी। आपने इसमें कोई डैश वगैरह नहीं लगाना। अगर आप डबल कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह से बैकग्राउंड कलर, तो आपने पहले वाले के लेटर को स्मॉल से स्टार्ट करना है और सेकंड वाले को आपने कैपिटल से स्टार्ट कर लेना है। और अगर आप सिंगल इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोई मसला नहीं, आप जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो CSS में, उसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मार्जिन टॉप इसका मैं करूँगा यहाँ पे 200 पिक्सल और इसको साथ में मैं बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर दूँगा। तो अगर आप जस्ट बैकग्राउंड लिखोगे यहाँ पे, तो आप इसके अंदर कलर इसको दे सकते हो ग्रीन। अगर आपने बैकग्राउंड कलर लिखना है कंप्लीट, तो आप यहाँ पे COLOR लिखोगे और साथ में आप इसके अंदर कोई डैश वगैरह नहीं लगाओगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एनिमेट, तो हमारे पास पहले साइड पे गया, अब हमारे पास नीचे आ गया। तो इसका बैकग्राउंड यहाँ पे हमने क्योंकि बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड ही इस्तेमाल करेंगे। सेव किया, अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं एनिमेट, और ये हमारे पास नीचे आ गया। तो इसका कलर हमारे पास एनिमेट नहीं हुआ, तो उसको मैं चेक करता हूँ, मे बी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो यहाँ पे इसको मैं एक दफ़ा मार्जिन लेफ्ट इसका ख़त्म करके जस्ट बैकग्राउंड का चेक कर, सेव किया एनिमेट। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा एनिमेट नहीं हो रहा, चलो इसको हम बाद में देख लेते हैं। लेकिन अभी हम इसके ऊपर मार्जिन टॉप करते हैं, एनिमेट किया, साइड पे गया और नीचे आ गया। और अब इसको करते हैं हम राइट के ऊपर, थोड़ा सा हमारे पास राइट के ऊपर मूव हो जाए।
यहाँ पे। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अगेन, यहाँ पे अब इसको हम करेंगे मार्जिन लेफ़्ट। अब इसको हम करेंगे माइनस में, कि माइनस में बस लेफ़्ट हो, और 100 दे देंगे, 100 भी ज़्यादा 50 दे देंगे। सेव करेंगे और एनिमेट नीचे और फिर साइड पे आ गए। अब इसको हमने टॉप के ऊपर करना है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे टॉप इसको कर देंगे -50 पिक्सल। अब सेव करेंगे। अब एनिमेट हमारे पास लेफ़्ट पे जाएगा, नीचे आएगा, फिर हमारे पास राइट पे आ गया और फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप इस बॉक्स को एनिमेट कर सकते हो। अब इसके ऊपर जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको एनिमेट की भी समझ आ गई होगी, किस तरह से आपने एलिमेंट्स को एनिमेट करना है। इसके अंदर आप इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करवाना चाहो वो भी कर सकते हो, या इसके ऊपर आपको और कोई फंक्शनैलिटीज़ लगाते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो इसमें मार्जिन लेफ़्ट और साथ में मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको दे देता हूँ विड्थ भी इसके साथ में हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल। सेव करूँगा और एनिमेट। अब देखो इसका साइज़ भी बढ़ रहा है, हम नीचे और टॉप और साइड पे। अब यहाँ पे इसको हमने बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं। बैकग्राउंड और यहाँ पे रेड आ रहा है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको ब्लू। सेव करते हैं। अब इसको पे एनिमेट नीचे, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा। सेव करते हैं ये, इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्यों नहीं चेंज हो रहा, कि इसको भी तो एनिमेट होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे एनिमेट इस्तेमाल नहीं करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे CSS। अब इसको करोगे यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एनिमेट के ऊपर। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और साथ में एनिमेट हो रहा है। तो जब आपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है ना, तब आपने इंस्टेड ऑफ एनिमेट आपने यहाँ पे लगाना है CSS। तो आपके पास इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर आप बाकी भी CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो अब आपको इसकी फैड और फैड अप, एनिमेट, स्लाइड और हाइड शो, ये आपकी फंक्शनैलिटी समझ आ गई। अब उसके बाद हम देखेंगे कि jQuery की मदद से हम किस तरह से एनिमेशन को स्टॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई एनिमेशन लगाई है और उसको हम एक टाइम के बाद स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं इस एक दफ़ा ना सारी एनिमेट को यहाँ पर डिलीट करूँगा। यहाँ पे इसको एनिमेट को हमने किया डिलीट। तो एक हमारे पास होना चाहिए बटन जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर एक, बल्कि सारे को एक दफ़ा डिलीट करते हैं ताकि थोड़ा सा हम क्लीन कोड लिखें यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंगे बटन का टैग बटन, और उसको हम नाम देंगे स्टॉप स्लाइडिंग। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको देंगे एक और बटन, उसको हम नाम दे देंगे क्लिक टू स्लाइड। इसको अंदर हम डिफरेंट आईडीज़ देंगे, आईडी और आईडी को हम दे देंगे स्टॉप, और सेकंड को हम दे देंगे स्टार्ट। ये हो गया। और साथ में हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक हम पैराग्राफ का टैग लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम देंगे लोरम इप्सम का एक पैराग्राफ, यहाँ पे इसको दे दिया। अब हमने क्या करना है कि document.ready आपने लगा दिया। अब इसके अंदर आपने एक फंक्शनैलिटी लगानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे $, उसके अंदर आप सिलेक्ट करोगे स्टार्ट को और डॉट, और इसकी आईडी हमारे पास है स्टार्ट। तो यहाँ पे आप हैश लगाओगे, क्योंकि जब भी आपने आईडी को सिलेक्ट करना है तब आपने हैश का इस्तेमाल करना है। तो हैश स्टार्ट डॉट क्लिक, कि जब उसके ऊपर हम करें क्लिक करने के बाद आपके पास एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए। यहाँ पे फंक्शन, और इसके मैं एरो फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या है कि आप अपने पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम करेंगे डॉट स्लाइड डाउन, सेव किया, और यहाँ पे इसको हम देंगे मिली सेकेंड, मैं इसको दूंगा 5000 मिली सेकेंड। सेव किया। अब मैं क्लिक टू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, रिलोड किया और क्लिक टू स्लाइड। तो इसको स्लाइड होना चाहिए, स्लाइड डाउन और पी का टैग। अच्छा, इसको मैं एक डिव में कर देता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड जो है डिव के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि ये हमारे पास ब्लॉक बन जाता है। और यहाँ पे भी हम सेव किया, क्लिक टू स्लाइड,
तो इसमें हमारे पास काम प्यारा रहा, क्लिक टू स्लाइड डॉट क्लिक। एक दफ़ा अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करते हैं, यहाँ सेव किया, क्लिक टू स्टार्ट, अलर्ट बॉक्स हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसको भी अब काम करना चाहिए, तो यहाँ पे $, सिलेक्ट डिव और डॉट स्लाइड, स्लाइड इसको करते हैं डाउन, स्लाइड डाउन, और यहाँ पे इसको हम देंगे मिली सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि CSS अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा फिर ये परफेक्टली वर्क करेगा। स्टाइल, और स्टाइल को आपने क्या करना है कि इसको आपने सबसे पहले तो डिस्प्ले लगाना है, इस डिव को डिस्प्ले नन। अगर आप डिस्प्ले इसको नन लगाओगे ना, तब ये आपका स्लाइड अप और स्लाइड डाउन वर्क करेगा। पैडिंग इसको आप दे दो 20 पिक्सल, और साथ में बैकग्राउंड इसको रेड लगा देता हूँ। सेव किया। अब इसको हम करेंगे क्लिक टू स्लाइड, तो ये हमारे पास स्लाइड हो रहा है। अब हमने अगर इसको करना है स्टॉप, तो यहाँ पे आप स्टॉप वाली आईडी को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे $, और आईडी स्टॉप, या हमने इस बटन को लगाई हुई है वाली स्टॉप डॉट क्लिक, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तब क्या हो, तब हमारे पास एक एरो फंक्शन परफॉर्म हो। और ये जो हमारे पास डिव है जिसके ऊपर हमने ये लगाई हुई है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और $, और डिव, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, सिंगल या डबल, डॉट स्टॉप, यहाँ पे सेव करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक टू स्लाइड करेंगे, ये स्लाइड हो रहा, स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये उसी जगह पे हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। अब आपको अगेन मैं करके दिखाता हूँ, क्लिक टू स्लाइड, रिलोड किया, क्लिक टू स्लाइड, और यहाँ पे ये हमारे पास स्टॉप हो गया, फिर स्लाइड किया, स्टॉप, स्लाइड, स्टॉप। इस तरह से आप इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हो कि आप एक एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, आप उसको स्टॉप बटन के थ्रू स्टॉप कर सकते हो। अब जस्ट इसको हमने इस्तेमाल किया स्लाइड डाउन के ऊपर, आप इसको फैड के ऊपर इस्तेमाल करना चाहो, या अलग से आपको CSS अप्लाई करते हो, या आप कोई गेमिंग डिज़ाइन करते हो, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तो आपके पास ये हो गया कि आपने किस तरह से एलिमेंट को ज्योक्वेरी की मदद से स्टॉप करना है एनिमेट होते हुए को। अब हम देखेंगे किस तरह से आप कॉल बैक फंक्शन को इस्तेमाल करते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, इसको, और यहाँ पे अब इसके लिए भी हम यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लेंगे, और साथ में हम एक बटन का टैग लेंगे। तो उसमें हम ये बटन हमारे पास लगा हुआ है, इसको हम ये नीचे कर देते हैं, और ये इस वाले को डिलीट कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि कॉल बैक या जस्ट हम बटन इसको लिखा रहने देते हैं, इसकी हम आईडी ख़त्म कर देते हैं इसके यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बटन को सिलेक्ट करते हैं, तो सेम उस तरह से $का साइन, उसके बाद बटन का टैग, बटन डॉट क्लिक, बटन के ऊपर हमने किया क्लिक, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको देंगे फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे पैराग्राफ को सिलेक्ट। पैराग्राफ नहीं, हमारे पास डिव है, तो इसको मैं P के टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास P के टैग के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से वार करेगी, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो भी हमारे पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे P के टैग को सिलेक्ट, डॉट, इसको हम करेंगे यहाँ पे हाइड, और अब हाइड के अंदर एक तो आप इसको दोगे स्लो, ये तो आपने इसको दे ही दिया, ठीक किया, तो ये आपके पास हाइड हो रहा है। लेकिन आप साथ में ना एक इसको फंक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हो, यहाँ पे आप इसको मिली सेकंड या कुछ और देते हो ना, सेम यहाँ पे आप एक फंक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हो। इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, कि जब अब आपके पास एलिमेंट स्लाइड हो, स्लाइड होने के बाद आपके पास क्या हो, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ कि जब ये स्लाइड हो तो यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट शो हो जाए कि दिस P टैग इज़ हाइड। सेव किया, क्लिक टू स्लाइड, इस हाइड हो गया। उसके बाद हमारे पास ये अलर्ट बॉक्स आ गया। अब मैंने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लगाया है, आप यहाँ पे कुछ और चीज़ कर दो, आप यहाँ पे कोई इसी और एलिमेंट का कलर चेंज करवा दो, कंसोल में कुछ प्रिंट करवाना वो करवा सकते हो, या आप इसमें कोई चीज़ एनिमेट करवानी है तो वो करवा सकते हो। अब कॉल बैक ये आपके पास कंप्लीट फंक्शन है, इसके अंदर आप अगेन सेलेक्टर इस्तेमाल करके किसी और एलिमेंट का, किसी और डिव का कलर भी चेंज करवा सकते हो। तो आपके पास एक बड़ी कूल चीज़ बन जाएगी। वो आपने खुद से आइडियाज़ जनरेट करने हैं, क्योंकि मेरा जो मकसद है इस वीडियो में कि आपको सारी इसकी फंक्शनैलिटी समझा दूँ। अगर इसमें मैं आपको समझाने लग गया कि किस तरह से आपने वो सारी चीज़ें करनी है, तो आपकी वीडियोस लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी
तो हम जे क्वेरी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग वाला कोर्स बना देंगे या कोई प्रोजेक्ट बिल्डिंग वीडियो बना देंगे, उसमें आपको सही से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये आपके पास हो गया, इसमें कॉल बैक भी हो गया। अब हमने देखना है जे क्वेरी चेंजिंग, क्या हमने जे क्वेरी की मदद से किस तरह से एलिमेंट्स को चेंज करना है। तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट आपने उसकी CSS चेंज करनी होती है। तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी थोड़ी सी समझा दी है, लेकिन अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको यहाँ से हम करेंगे डिलीट। तो इसके लिए मैं एक बटन लूँगा और साथ में एक लूँगा पैराग्राफ का टैग। तो सेम बल्कि उसको हम लिखे रहने देते हैं इसको, और अब इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी लेते हैं। बटन को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर हमने क्लिक इवेंट लगाया, और अब यहाँ पे करेंगे $, यानी उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और टी के टैग को सिलेक्ट किया, डॉट क्लिक कि जब उसके ऊपर हम क्लिक करें देन क्या हो, देन हमारे पास एक अगेन एरो फंक्शन हो जाए परफॉर्म यहाँ पे। तो बल्कि इसके ऊपर हम क्लिक नहीं, इसके ऊपर हम करेंगे CSS अप्लाई डॉट CSS। किसके ऊपर, ये वाली CSS अप्लाई हो, कौन सी हो कि इसका जो कलर है ना, फाउंड कलर, वो हमारे पास हो जाए रेड हो जाए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगेन CSS, और यहाँ पे इसको भी करेंगे डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे डबल कोलन, और इसको भी हम करेंगे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे डॉट CSS, और यहाँ पे बल्कि हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है, डबल कोट्स कॉलन कॉमा चेंज किया। अब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट कलर हमारे पास चेंज हो गया, और अब इसके ऊपर हम यहाँ पे स्लाइड अप और स्लाइड डाउन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉट स्लाइड डाउन, बल्कि स्लाइड अप इसके ऊपर पे लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी के डाउन है, तो उसको हम लगाएंगे 200, और साथ हम इसको लगा देंगे डॉट स्लाइड अप स्लाइड डाउन, और वो भी हम लगा देंगे इसको 2000 ताकि 2 सेकंड में हमारे पास हो। और इसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लगाना क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स हैं। क्लिक टू स्लाइड, ये हमारे पास स्लाइड हो रहा है पहले, और फिर अगेन इसको ये ऑटोमेटिकली स्लाइड अप और स्लाइड डाउन हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर CSS चेंजिंग लगा सकते हो। अब इसमें आप कलर चेंज करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करो, जो भी आप इसमें चेंज करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसमें CSS चेंजिंग अप्लाई करनी है। अब हमने इसमें जो इसकी एनिमेशन है वो भी तकरीबन सारी सीख ली, उसके बाद इसकी चेंजिंग, कॉल बैक, स्टॉप, वो भी हमने सीख लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम HTML एलिमेंट्स उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनकी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, और उनके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए HTML डाटा को गेट कर सकते हैं, उससे हम सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, HTML एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, CSS की क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, CSS वैसे एक्चुअल में CSS अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्वेरी की मदद से हम HTML किसी भी div की या किसी भी ब्लॉक की हम डायमेंशंस का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम जे क्वेरी की मदद से डाटा को गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जे क्वेरी की स्टार्टिंग कोड लिखूँगा $, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एरो फंक्शन, और यहाँ पे इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो बटन है इसके ऊपर हम क्लिक लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अगेन $, और इसमें हम बटन लगाएंगे, बटन, और बटन के ऊपर हम लगाएंगे इवेंट क्लिक, कि जब बटन के ऊपर हम क्लिक करें देन क्या करो, देन एक हमारे पास एरो फंक्शन चला दो। और एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको देंगे कि जो हमारे पास पैराग्राफ टैग है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे .html कि इसकी HTML गेट कर दो। अब इतने में क्या होगा कि इसका जो HTML का कोड है वो हमारे पास गेट हो जाएगा, लेकिन इसको हमें प्रिंट कहाँ पे करवाना है, हम इसको कंसोल में भी प्रिंट करवा सकते हैं और अलर्ट बॉक्स में भी। तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा और अलर्ट के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे मैं वो क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास आ गया इसका HTML का कोड। इसमें हमारे पास बोल्ड जो टैग लगा वो भी आ गया। अगर मुझे जस्ट इसका टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा। अब सेव किया, रीलोड करेंगे, क्लिक के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह से हम इसमें जो टेक्स्ट है उसको गेट कर सकते हैं, या कोई भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनको गेट कर सकते हैं। अगर इसमें मुझे कोई डाटा सेट करना है तो मैं जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट के अंदर मैं लिख दूँगा हेलो। तो जैसे मैं इस क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास अच्छा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया तो मैं अलर्ट को नहीं लगाऊंगा, मैं वैसे इसको क्लिक लगाऊंगा। या क्लिक किया तो इसने पूरे पैराग्राफ को हेलो के साथ रिप्लेस कर दिया। सेम इस तरह से अगर यहाँ पे HTML लिखूँगा तो ये सारी HTML को इसके साथ रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से आप
ये क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए डाटा को गेट कर सकते हो और सेट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को ऐड करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से समझना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लूँगा, फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ ऐड टेक्स्ट, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल, और वेरिएबल को हम नाम दे देंगे txt1। इसके अंदर हम एक h1 की हेडिंग लेंगे और इसमें हम लिखेंगे हेलो। इसको यहाँ पे हमने क्लोज़ किया, और दूसरे नंबर पे हम एक और txt लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे txt2, और इसको हम इक्वल कर देंगे एक पैराग्राफ के टैग में। इसमें हम एक पैराग्राफ दे देंगे, इसमें हम लिखेंगे हेलो पैरा, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे क्लोज़। तो ये हमने दो वेरिएबल ली, दो वेरिएबल के अंदर हमने दो डिफरेंट टैग्स को सेट कर दिया। अब इसको हमने बॉडी के अंदर लगाना है, तो यहाँ पे मैं बॉडी को पहले सिलेक्ट करूँगा, तो हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर लगाएंगे बॉडी टैग, उसमें लगाएंगे अपेंड, और अपेंड के अंदर हम पहले txt को 1 को पेस्ट कर देंगे। इसको हमने पास किया, और अब इस फंक्शन को हमने करना है कॉल। इसको अब इसको चाहे आप इस बटन के ऊपर कॉल कर लो या आप इसको वैसे कॉल कर लो। मैं इसको वैसे कॉल करता हूँ, जैसे इसको सेव करूँगा तो ये हमारे पास हेलो आ गया। अब अगर हमने पैराग्राफ का टैग भी साथ प्रिंट करवाना है तो इसके साथ मैं कॉमा डाल के txt2 डाल दूँगा, txt2, और इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पैराग्राफ है वो भी आ गया। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप जे क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हो। अब मैं इसमें बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें कोई और डिव लगा के, डिव के अंदर भी आप इसको लगा सकते हो। आप इसमें डिव लगाओ और उसके अंदर कोई एलिमेंट्स लगाना चाहो या एनिमेट करके लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो। अब हमने अपेंड भी कर लिया, अब हमने देखना है कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं एक ये क्वेरी का स्टैटिक टेक्स्ट $डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर एरो फंक्शन यहाँ पे। अब इसके अंदर हम ऑन क्लिक बटन के ऊपर ये लगाएंगे, तो यहाँ पे अगेन $, बटन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डबल कोट्स और इसके अंदर बटन, और यहाँ पे अब बटन को हम क्या करेंगे, बटन को हम एक इवेंट लगाएंगे क्लिक, और इसके ऊपर हम अगेन एरो फंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, $, अगेन सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करेंगे। पैरा को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम करेंगे डॉट रिमूव, इसके को रिमूव कर दो जब हम क्लिक करें। तब जैसे मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग रिमूव हो जाएगा। को स्पेलिंग ठीक नहीं है, अब यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसने इसको रिमूव कर दिया। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई और यानी इसी क्लिक के ऊपर और कोई पैराग्राफ के टैग करवाने हैं डिलीट, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं क्लास दे दूँगा ब्लू, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम ब्लू। सेव किया। अब यहाँ पे रिमूव आ रहा है ना, रिमूव के अंदर आप जस्ट ब्लू को लगा दो, डॉट ब्लू, कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो सिर्फ पैराग्राफ का वो टैग जिसको हमने क्लास लगाई है ब्लू, उसको डिलीट करो। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसको डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। अब आपको एलिमेंट को सेट करना भी आ गया, गेट करना भी आ गया, और आपको एलिमेंट्स को रिमूव करना भी आ गया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो क्लासेस हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, किस तरह से हम जे क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट्स के ऊपर हम क्लासेस को सेट कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दो, सेम आप यही पैराग्राफ का टैग लो, सेम उसी तरह से, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे लगा दो ऐड क्लास। तो ऐड क्लास के अंदर आप इसको क्लास लगा दो, मैं इसको लगा देता हूँ ब्लू क्लास। सेव किया, और अब हमने चूँकि यहाँ पे लगाई है, एक्चुअल में तो हमने इसको कोई क्लास नहीं लगाई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पी को सिलेक्ट करूँगा, पी डॉट ब्लू, वो पैराग्राफ जिसको हमने ब्लू की क्लास लगाई हुई है उसका कलर कर दो ब्लू। तो ब्लू में हम कलर भी इसका कर देंगे ब्लू। सेव किया। अब जैसे मैं क्लिक के ऊपर ये ऑटोमेटिक भी ब्लू आ गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कंप्लीट जो है वो भी ब्लू हो जाएगा। इसका ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पी के टैग में ब्लू लगाया हुआ है। अब इसको यहाँ से मैं एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। सेव किया। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर ब्लू क्लास अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर क्लास से जो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह से हम क्लास को रिमूव कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें आपके पास ये रेड क्लास आ रही है, तो मैं यहाँ पे रेड को सेट करूँगा, CSS अप्लाई करके इसका कलर कर दूँगा रेड। अब ये रेड आ रहा है, अब इसका ऑटोमेटिकली कलर रेड हो गया। अब यहाँ मैं जस्ट लिखूँगा, यहाँ पे ऐड क्लास लिखा है ना, वहाँ मैं लिख दूँगा रिमूव क्लास, और यहाँ पे मैं कर दूँगा रेड।
सेव किया और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी रेड क्लास ख़त्म होगी। अब इसके ऊपर हम टॉगल क्लास भी लगा सकते हैं कि हम क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करें तो क्लास ऐड हो जाए, दूसरी दफ़ा क्लिक करें तो रिमूव हो जाए। इस तरह से आप नेविगेशन बार बनाते हो ना, तब आप इसको यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा टॉगल क्लास, सेव किया और क्लिक ऐड किया तो ये हमारे पास रिमूव होगी। अगेन क्लिक किया तो हमारे पास ये ऐड होगी। जब आप नेविगेशन बार बनाते हो तो टॉगल मेन्यूज़ आप बनाते हो ना, तब आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो अब आपको क्लासेस लगानी भी आ गई, क्लासेस को आपको रिमूव करना भी आ गया और क्लासेस के साथ आपको डबल जो है क्लासेस टॉगल वो भी आपको लगाना आ गया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आसान है, जिस तरह से आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट रहने दो, उसके बाद आप इसको ऊपर लिखो CSS। तो CSS में आप प्रिंसेस दो, प्रिंसेस के बाद करली ब्रैकेट्स दो और इसके अंदर आप यहाँ पे लिखो। जब आपने इसके साथ प्रॉपर्टी सेट करनी है ना, तो आपने इसको देना सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर। सबसे पहले आप इसको प्रॉपर्टी दोगे कलर, उसके बाद आप इसको दोगे वैल्यू। तो वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ ब्लू। यहाँ पे इसको सेव किया और इसको यहाँ पे ना मैं डबल कोट्स के अंदर लगाता हूँ, डबल कोट्स के अंदर और यहाँ पे, और इसके अंदर आप ना वो डबल कोलन इस्तेमाल करो, यहाँ पे डबल कोलन। आप सेव किया तो इसके ऊपर ये जो रेड क्लास है ना, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये वाली और ये हमारे पास, और इसके साथ हम लगाते हैं इसको कॉमा, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं इस तरह से, जिस तरह से हम प्रॉपर CSS लिखते हैं ना वहाँ। और इसके साथ ये डबल वाली करली ब्रैकेट्स, इसको भी रिमूव किया। अब इसके ऊपर हम CSS को अप्लाई करेंगे। तो CSS आप इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसको सबसे पहले आप दोगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज़ को मिसाल के तौर पे दे देते हो आप कलर। तो आप यहाँ पे कलर लिखोगे, कलर, और कलर को भी आप डबल कोट्स के अंदर ऐड करोगे। उसके बाद आप लगाओगे कॉमा, कॉमा के बाद आप इसकी वैल्यू दोगे। तो वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ रेड, इसका कलर कर दो रेड। आप इसको हम सेव करते हैं और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इसको आपने ख़त्म कर देना, या प्रिंसेस रहने देने। अब सेव किया और अब इसको हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये रेड वाली क्लास अप्लाई होगी। अब अगर इसमें हमने ज़्यादा क्लासेस लगानी है, मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स लगाने हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगानी है, तब आप यूज़ करोगे करली ब्रैकेट्स। तब आपकी CSS अप्लाई करने का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। तब आप क्या करोगे, तब आप सेम इसी तरह से यूज़ करोगे, लेकिन उसमें आप क्या करोगे कि इसके अंदर आप लगाओगे डबल कोलन। डबल कोलन लगाए और अब इसको सेव किया और इसको करेंगे रीलोड। और ये जो आपके पास है ना इसके डबल कोट्स, इसको आप कर दोगे ख़त्म। सेव किया और यहाँ पर इसको रीलोड किया, क्लिक मी, तो इसके ऊपर ये रेड वाला कलर अप्लाई हो गया। अब इसको मैं ऑन क्लिक रहने दूँ तब भी ठीक है। तो इसके ऊपर हम बाकी CSS की प्रॉपर्टी एक दफ़ा अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें ना आपने यूज़ करना है कैमल केस। कैमल केस का मतलब होता है कि आप जब ऐसा आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है जिसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, जिस तरह से बैकग्राउंड कलर, एक आपके पास बैकग्राउंड आ रहा है, दूसरा आपके पास कलर आ रहा है, तब आप बैकग्राउंड को स्टार्ट करते हो स्मॉल लेटर से और जो सेकंड लेटर है वो आप लिखते हो कैपिटल, और यहाँ तक इस तरह से बैकग्राउंड कलर। इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड। सेव किया और अब इनको आपने डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने कॉमा लगाना है। सेव किया और अब यहाँ पे क्लिक, तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया रेड, और इसका कलर यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। सेव किया। अब इस तरह से आप इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हो। अब आपने HTML एलिमेंट्स को देख लिया, किस तरह से हम उसको गेट कर सकते हैं, किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, क्लासेस को रिमूव कर सकते हैं, और किस तरह से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी जो डायमेंशंस हैं उनको गेट कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये आप इस तरह से लगा रहने दो इसको, और यहाँ पे अब जहाँ पे आपने ये पैराग्राफ का टैग लिया हो ना, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ आप यहाँ पे डिव लो और ऊपर डिव को एक दफ़ा स्टाइल कर लो, और इसको आप दे दो हाइट इसको आप दे दो 200 पिक्सल। उसके बाद इसको आप कर दो विड्थ इसको आप कर दो 300 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका आप कर दो यहाँ पे स्काई ब्लू। सेव किया तो ये आपके पास एक पैराग्राफ आ गया। अब इसके आपने वैल्यूज़ को गेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि ऑन बटन क्लिक के ऊपर, तो बटन क्लिक के ऊपर हमारे पास इवेंट लगा हुआ है। जस्ट हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ को गेट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे और उसको आप नाम दे दो txt, वेरिएबल txt, और इसको आप इक्वल कर दो एम्प्टी के, और यहाँ पे आप txt इसको आप इक्वल करो और इसके साथ प्लस और इक्वल, इसको आप इक्वल कर दो सबसे पहले विड्थ के, कि इसकी विड्थ हमारे पास कितनी है। तो आप यहाँ पे करो विड्थ और यहाँ पे प्लस विड्थ, और साथ इसमें आप कर लो इसको हाइट को प्लस, यहाँ पे इसको हम लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे इसको हम
लगा देते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो डबल कोट्स के अंदर विड्थ, डबल कोट्स विड्थ ऑफ डिव इज इक्वल टू, उसमें हम ऐड करेंगे प्लस, और प्लस के साथ डॉलर साइन, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे डिव को, कि किस डिव को हमने यहाँ पे गेट करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिव को, और साथ में इसको ऐड करेंगे डॉट विड्थ यहाँ पे सेव किया। अब इस txt को हम प्रिंट करवा देंगे अलर्ट के अंदर, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम जस्ट txt प्रिंट करवा देंगे। सेव किया और क्लिक, इसके ऊपर हमारे पास आ गया विड्थ ऑफ डिव इज 300। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमने लेना है इसको, इसकी हाइट भी लेनी है, तो यहाँ पे इसको मैं प्लस करवा दूंगा और यहाँ पे ऐड कर देंगे हाइट ऑफ डबल कोलन हाइट, डबल कोट्स हाइट ऑफ डिव, और इसके अंदर हम सेम उसी तरह से यहाँ पे डॉलर साइन करके हम यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करेंगे, और साथ में हम इसके साथ ऐड करेंगे इसकी हाइट, किसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे सेव किया। अब क्लिक के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास इसकी विड्थ आ गई और साथ में इसकी हाइट आ गई। तो इस तरह से आप इसकी हाइट और विड्थ, मतलब इसकी जो डायमेंशन हैं, उनको गेट कर सकते हैं यूजिंग jQuery। अब ऑलमोस्ट आपने jQuery का जो मोस्टली पार्ट था 80% वो आपने कर लिया। आपने इसमें jQuery HTML एलिमेंट्स को सीख लिया, jQuery इफेक्ट्स को भी सीख लिया, jQuery जो बेसिक्स थी उसको भी सीख लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे jQuery ट्रैवर्सिंग, कि आप किस तरह से पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट के साथ प्ले कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स। तो ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स में हमारे पास 4 मेथड हैं। सबसे पहला अनसिस्टर, जिसमें हम पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिसेंड्स, जिसमें हम चिल्ड्रन एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिबलिंग, जिसमें हम नेक्स्ट और प्री मेथड को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है फिल्टरिंग। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसिस्टर्स, कि किस तरह से हम jQuery को इस्तेमाल करते हुए एनसिस्टर एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आपने एक डिव लेनी है। डिव को आपने उस डिव में एक आपने टेक्स्ट लिख देना है, जिस तरह से मैंने लिखा है ग्रेट पेरेंट्स। उसके अंदर आपने एक और डिव लेनी है, उसमें आपने टेक्स्ट लिख देना है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके बाद आपने li का टैग लगा के डायरेक्ट पेरेंट और स्पैन आपका चिल्ड्रन है। तो हमने स्पैन को इस्तेमाल करते हुए इन सब को सेलेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे स्पैन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके जो पेरेंट एलिमेंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये पेरेंट एलिमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है, जिस तरह से एक बच्चा है, बच्चे का सबसे पहले वालिद के बाद उसका आ गया दादा, दादे के बाद परदादे के बाद फिर उसका भी मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वो आ गया। तो जिस तरह से पंजाबी में हम कहते हैं दादा परदादा शरदादा, वो वाला आ गया। तो आपने किस तरह से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्पैन को पहले सिलेक्ट करेंगे। तो स्पैन को सिलेक्ट करने के लिए सेम हम जो jQuery का मेथड है डॉलर साइन, और इसके अंदर आप एलिमेंट का नाम लिखोगे। तो मैं लिखूँगा स्पैन। तो स्पैन को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट पेरेंट। अब इसका जो पेरेंट है वो है li, क्योंकि ये li का बच्चा है, ये इसका पेरेंट है। जब मैं करूँगा पेरेंट्स तो ये सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा पेरेंट, और पेरेंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा .css, और यहाँ पे मैं लूँगा पेरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रैकेट्स। सबसे पहले इसको मैं दूँगा कलर, उसके लिए मैं डबल कोट्स और कलर फिर कॉलन, और उसके बाद इसको रेड। सेव किया, ये इसके ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर लगाऊँगा बॉर्डर। तो सेम उस तरह से डबल कोट्स बॉर्डर, और बॉर्डर में मैं लगाऊँगा इसको 2 पिक्सल। तो सेम उस तरह 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर भी इसका रेड। सेव किया, इसके ऊपर रेड बॉर्डर लग गया। अब थोड़ी सी इसको हम लगा लेते हैं पैडिंग। तो पैडिंग के लिए भी आप सेम डबल कोट्स पैडिंग, और यहाँ पे आप अगेन दोगे डबल कोलन। उसके बाद आप इसको लिखोगे 15 पिक्सल। सेव किया, उसके ऊपर पैडिंग भी अप्लाई होगी। तो इस तरह से तो हमने इसका पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इसका सेलेक्ट करना है कि पेरेंट्स, जब पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं सब के ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगी। इसमें इनके जो पेरेंट्स हैं वो li भी है, li का पेरेंट ul, वो अल्टीमेट इसका भी हो गया। फिर उसके बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, तो सारे इसके अंदर आ गए। तो अब अगर हमने इसमें सेलेक्ट करना है अनटिल, कि मैंने जो पेरेंट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं लेकिन दादा तक। अब इसका दादा कौन सा है ul, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट अनटिल। इसमें मेथड है पेरेंट
अनटिल, और अनटिल में दे दूंगा यहाँ पे यूएल, कि मुझे सिर्फ यूएल तक इसके पेरेंट को सिलेक्ट करना है। तो यूएल तक हमारे पास सिर्फ एल है, तो एल तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने इसमें डिव लिखनी है तो ये डिव तक इसको सिलेक्ट कर लेगा, तो डिव तक आ गया, पहले डिव तक। अगर इसमें सारे सिलेक्ट करने हैं तो फिर इसमें आप ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दोगे, ब्रैकेट्स नहीं, इसके अंदर ये आप जो लगाया डिव इसको ख़त्म कर दोगे, इसमें जस्ट आप कर दोगे पेरेंट्स, तो सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप एंसेस्टर को इस्तेमाल करते हो। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप चिल्ड्रन को यूज़ करते हो। तो चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें आप स्पैन को इस्तेमाल ना करो, उसमें आप करो यूएल को सिलेक्ट करो, क्योंकि यूएल के अंदर ये पेरेंट्स हैं, स्पैन के अंदर कोई पेरेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा यूएल, और यूएल में यहाँ पे लिख दूँगा चिल्ड्रन। इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं इसको किया सेव, और इसका चिल्ड्रन ये आ गया। अब इसके चिल्ड्रन जो है वो एल आई है, तो एल आई के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। अब अगर मैंने इसमें कोई स्पेसिफिक को सिलेक्ट करना है तो उसमें कर सकता हूँ फाइंड, कि यूएल और यूएल के जो चिल्ड्रन है उसमें से फाइंड करो। फाइंड किसको करो? स्पैन टैग को। तो मैं यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट जो चाइल्ड है जिसको मैंने सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यूएल में जाके स्पैन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर डिव के अंदर जाके स्पैन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इनमें से किसी भी डिव के ऊपर। या इसमें से मैंने अगर यूएल को सिलेक्ट करना है तो डिव के अंदर जो यूएल है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से आप उसका जो फाइंड मेथड के थ्रू उसका जो एग्जैक्ट चाइल्ड है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपको इसके एंसेस्टर का भी पता चल गया, उसके बाद आपको इसके डिसेंट्स का भी पता चल गया कि किस तरह से हम इसमें पेरेंट्स एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और किस तरह से हम इसके चिल्ड्रन एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिबलिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, और मेरे पास ये जो टैग्स है इसको भी डिलीट करता हूँ। इसमें मैंने कुछ टैग लगाए हुए हैं नीचे, तो उनको मैं यहाँ पे अनकॉमेंट कर लेता हूँ। एक डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ का टैग है, स्पैन का टैग है, H2 का टैग है, H3, H5 और I का टैग है। ये मेरे पास कुछ टैग लगे हुए हैं। इनके ऊपर मैं जो सिबलिंग एलिमेंट्स हैं उनको टेस्ट करूँगा। तो उसके लिए भी सेम है, यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा, डॉलर के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करूँगा इसका मैं H2, ये हमारे पास H2 लगा हुआ है ना, तो H2 को सिलेक्ट करूँगा, H2, और यहाँ पे मैं दूंगा इसका डॉट, डॉट के बाद इसको दूंगा प्री, कि H2 का जो प्री है इसके जो पहले वाला है उसके ऊपर ये वाली CSS अप्लाई करो। तो सेम में लिखूँगा CSS और यहाँ पे प्रिंसेस और करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं CSS लिखता हूँ, तो इसमें जस्ट मैं एक दफ़ा कलर लिखता हूँ, कलर, और कलर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे वाइट, और इसका देते हैं बैकग्राउंड, उसको मैं लिखूँगा डबल कोट्स के अंदर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पर दूंगा यहाँ पे मैं ब्लैक। तो ब्लैक के लिए मेरे पास कोड है 111, सेव किया, ये ब्लैक के ऊपर लग गया। इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग अच्छे से दिख जाए। तो पैडिंग इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे 40 पिक्सल, सेव किया, तो ये हमारे पास स्पैन टैग स्टाइल हो गया। तो इस तरह से हमने इसका प्री सेलेक्ट किया। प्री का मतलब है कि इससे पहले वाला। अब इसमें हमारे पास बहुत से मेथड है जब हमने जो सिबलिंग है उसको यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास आ जाता है इसका नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लिखूँगा तो H2 के बाद नेक्स्ट टैग है ना वो हमारे पास आ जाएगा, और H2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट है H3, तो H3 जो है वो इसके ऊपर लग गया। अगर मैं इसके में जस्ट सिबलिंग लिख देता हूँ, इसके जितने भी सिबलिंग हैं वो सब के ऊपर स्टाइल कर लेगा। सिबलिंग सेव किया, सब के ऊपर इसने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। तो अगर मैं इसमें करूँगा कोई स्पेसिफिक, तो इसका मैं करता हूँ प्री आल। तो इसमें क्या होगा कि इसके जितने भी आल हैं इससे पहले वाले प्री जो टैग्स हैं उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो H जो हमारे पास है 2, उसके पहले स्पैन है और P का टैग, तो उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब सेम इस तरह से अगर मैंने इसमें करना प्री अनटिल मैं इसमें दे दूंगा इसके प्री जितने भी स्पैन और ये इसका P का टैग है, तो मैं इसमें दूंगा P के टैग तक। मुझे इसके प्री अनटिल चाहिए, P के टैग तक जितने भी इसके टैग्स हैं उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो ये स्पैन के ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन जो हमारे पास P का टैग है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी इसकी कम कर देता हूँ, 10 पिक्सल यहाँ पे। अब इसको आप अच्छे से देख सकते हो, P के टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं है, लेकिन जो इसका स्पैन का टैग है उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई है। तो इसमें आपके पास प्री अनटिल, इसमें आपके पास सिबलिंग है, नेक्स्ट ऑल है, नेक्स्ट अनटिल, प्री आल और प्री अनटिल। ये आपके पास इसके सिबलिंग के मेथड है, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम जे क्वेरी में फ़िल्टर लगा सकते हैं, किस तरह से हम एलिमेंट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें आप क्या करो कि इसको यहाँ पे एक दफ़ा कर दो डिलीट, और यहाँ पे आप एक पैराग्राफ का टैग लो,
यहाँ पे लेता हूँ मैं पैराग्राफ का टैग और इसको मैं दे देता हूँ लॉरम इप्सम थोड़ा सा टैक्स, और अपनी मर्जी थोड़ा सा दे दूँगा, 4-5 पैराग्राफ लगा देता हूँ। जी 4-5 हमारे पास पैराग्राफ लग गए। अब इनको मैं थोड़ी सी क्लासेस लगा देता हूँ। क्लासेस को मैं लगा देता हूँ इंट्रो, और इसको मैं क्लास लगा देता हूँ पैरा 2। इस तरह से मैं थोड़ी सी इसके ऊपर ना क्लासेस लगा देता हूँ। तो अब इसको हमने फ़िल्टर करने के लिए आएंगे यहाँ पे, और जहाँ पे भी हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिस तरह से हम पहले करते हैं। तो यहाँ मैं करूँगा $, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पी का टैग, या फिर मैं इसको बल्कि पी में ही रहने देते हैं। उसके बाद डॉट, और यहाँ पे हम देंगे इसको लास्ट, कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करो, और लास्ट के ऊपर CSS को अप्लाई कर दो। CSS में कौन से अप्लाई करो, इसमें जस्ट इसका कलर जो है वो आप चेंज कर दो, कलर, और कलर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड। सेव किया तो ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। इस तरह से आप इसके ऊपर फ़िल्टर मेथड लगा सकते हो। इसमें आपके पास लास्ट आ गया। अगर लास्ट नहीं करना तो आपने इसमें करना है इसका फर्स्ट चाइल्ड, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट, सेव किया तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब अगर इसमें से आपने किसी को डिस्क्लूड करना है, मतलब आपने सब के ऊपर अप्लाई करना है लेकिन किसी एक के ऊपर नहीं करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट, और नॉट में आप दे दोगे डॉट इंट्रो, कि जिसको हमने इंट्रो क्लास लगाई हुई है उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई ना हो, बाकी सब के ऊपर हो। इंट्रो हमने पहले वालों पर नहीं लगाई। अगर मैंने पैरा 2 को करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पैरा 2, कि पैरा 2 जो है उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई ना हो, बाकी जितने भी पैराग्राफ के टैग्स हैं उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। इस तरह से आप इसमें फ़िल्टर मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, फ़िल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो, या आप जस्ट इसमें फ़िल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है तो सेव करूँगा तो ये बाकी सब को डिस्क्लूड कर देगी, और इसको कर देगी इनक्लूड। इसको हमने चूँकि फ़िल्टर किया है तो फ़िल्टर करके जो हमने क्लास दी है सेम एलिमेंट को, उसको ये सिलेक्ट करके उसके ऊपर वो वाली फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई कर देगी और बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। तो इस तरह से आप फ़िल्टर मेथड इस्तेमाल करते हो। तो फ़िल्टर मेथड में आपके पास जो सबसे पहला है वो आपके पास है फर्स्ट सेलेक्ट, लास्ट सेलेक्ट, उसके बाद आपका फ़िल्टर है, उसके बाद है नॉट सेलेक्ट, कि किसी एक को सिलेक्ट करो या ना करो। और आपके पास फिर इक्वल भी है, आप इक्वल मेथड को इस्तेमाल करके भी एलिमेंट को सिलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। मैंने इस पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आप लोगों को jQuery कंप्लीट समझा पाऊँ। अगर आपका फिर भी jQuery के मुतल्लिक़ कोई सवाल हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।